डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के बेहद लचर प्रदर्शन को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का चिंतित होना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए भी कि कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लगातार अपनी जमीन खो रही है। हालांकि इस वक्त 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसकी सरकारें हैं और महाराष्ट्र व झारखंड में वह सहयोगी दल के रूप में सत्ता में है, लेकिन हकीकत यह है कि उसका जनाधार खिसकता जा रहा है। दिनों दिन कमजोर पड़ती इस स्थिति को लेकर कांग्रेस में मंथन की बात तो होती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जिन वरिष्ठ नेताओं के कंधों पर पार्टी को आगे ले जाने का दारोमदार था, वही अब पार्टी की जड़ें कमजोर होने, उसका कायाकल्प करने और मजबूत नेतृत्व जैसे सवाल उठा रहे हैं। इन सबका नतीजा विधानसभा चुनावों में सामने आ गया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो गया। पिछली बार जहां पार्टी ने 44 सीटें जीती थी, इस बार एक भी सीट नहीं मिली। असम में पिछली बार 26 सीटें मिली थी, इस बार 3 सीटों का इजाफा हो गया। पुडुचेरी में 15 से 2 पर आ गई। तमिलनाडु में 9 सीटें बढ़ी, वह भी द्रमुक के सहारे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि देश पर दशकों तक राज करने वाली पार्टी की आखिर ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर पार्टी का ग्राफ इसी तरह नीचे जाता रहा तो आने वाले वक्त में कहीं यह देश के राजनीतिक नक्शे से साफ न हो जाए। कांग्रेस की चुनौतियां कम नहीं हैं, इसे पार्टी अध्यक्ष भी बखूबी समझ रही हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब क्यों रहा, इस पर विचार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने एक समूह बनाने की बात कही है। उनका यह कहना कि अब चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, इस बात की स्वीकारोक्ति है कि पार्टी की हालत खस्ता है। अब भी ध्यान नहीं दिया तो इसे रसातल में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। 2022 और 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अगर अब आंखें नहीं खोली और संगठन को मजबूत नहीं किया तो इस बार की हार से भी ज़्यादा बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यह मौका है कि इस बार के नतीजों को सबक के रूप में लिया जाए और भविष्य की तैयारी की जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि कांग्रेस अंदरूनी संकटों से जूझ रही है। पार्टी की कमान किस दूरदर्शी नेता को सौंपी जाए, इसे लेकर लंबे समय से ऊहापोह बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं पर तो इसका असर पड़ ही रहा है, साथ ही उन लोगों पर भी जो अभी भी कांग्रेस को सत्ता के लिए नए विकल्प के रूप में देखते हैं। इससे जनता में यह संदेश जा रहा है कि जो पार्टी अपने
अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही, वह सत्ता क्या संभालेगी। पिछले साल 15 अगस्त को पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने संगठन चुनाव करवाने और मजबूत व सक्रिय नेतृत्व के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिल पाया। अब महामारी संकट के कारण पार्टी अध्यक्ष का जून में होने वाला चुनाव फिलहाल टल गया है और सबसे दुखद तो यह कि पार्टी कैसे चले, कौन अध्यक्ष हो, इसे लेकर वरिष्ठ नेताओं के एक बड़े खेमे की सोच अलग है। जाहिर है पार्टी का अंदरूनी संकट कहीं ज़्यादा गंभीर है और नेतृत्व का मुद्दा इसके केंद्र में है। ऐसे में कांग्रेस कैसे पार पाती है, यह देखने के लिए और इंतजाम करना होगा। पिछले महीने ही राजनीतिक प्रेक्षकों ने अपने आकलनों में इस बात की संभावना जता दी थी कि असम के राजनीतिक समीकरण में मुद्दों के समांतर नेताओं के कद पद का जो गणित बना है, उसमें चुनावों के बाद कुछ नई तस्वीर उभरेंगी, मगर वह चौंकाने वाली नहीं होगी। दरअसल जिस किसी चुनाव में अगर सत्ताधारी पार्टी को जीत मिलती है तो उसका श्रेय आमतौर पर तत्कालीन नेतृत्व को मिलता है। इस लिहाज से देखें तो असम में जीत के बाद सर्बानंद सोनोवाल का पक्ष मजबूत लग रहा था, क्योंकि लगातार 5 साल की सत्ता के बाद उनके नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ राज्य में मजबूत जीत दर्ज की, मगर राजनीति में पर्दे पर जो दिखता है उससे इतर भी कई तस्वीरें आकार ले रही होती हैं। राज्य सरकार में ऊंचा कद रखने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा ने जमीनी स्तर पर इस चुनाव में भाजपा की वापसी के ठोस रास्ते तैयार किए और यही वजह है कि काफ़ी जद्दोजहद और आशंकाओं के बावजूद भाजपा ने राज्य में फिर से अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। माना जा रहा है कि इस चुनाव में भाजपा के जितने भी विधायकों ने जीत हासिल की है, उसमें हिमंत के समर्थकों की तादाद बड़ी है। यूं भी हिमंत बिस्वा शर्मा को असम में राजनीति के एक कुशल बाजीगर के तौर पर देखा जाता रहा है। इसलिए अगर मौजूदा राजनीतिक गणित के साथ साथ भविष्य की बिसात के मद्देनज़र भाजपा की ओर से उन्हें असम की कमान सौंपी गई है तो यह स्वाभाविक ही है। गौरतलब है कि हिमंत एक समय कांग्रेस की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर जाने जाते थे और भाजपा के कट्टर विरोधी थे, लेकिन यह एक आम आकलन हो चुका है कि राजनीति में किसी का पक्ष स्थायी नहीं होता। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के कुछ समय बाद ही हवा का रुख भांपकर हिमंत ने भाजपा का दामन थामा और अपने कौशल और अपनी प्रतिभा के बूते चंद सालों में इस कद तक पहुँचे कि पार्टी को उन्हें राज्य की कमान सौंपनी पड़ी। निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों के दौरान असम को स्थानीयता के सवालों पर राजनीति से लेकर एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता
रजिस्टर जैसे मुद्दों की जटिलताओं से गुजरना पड़ा है, उसमें हेमंत के सामने वे तमाम चुनौतियां सामने होंगी जिनसे निपटने के मामले में उनकी पार्टी की सरकार को अब तक कठघरे में खड़ा होना पड़ा है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा को जिस तरह कुशल राजनीतिक के तौर पर देखा जाता रहा है, उसमें यह उम्मीद भी की जा रही है कि वे राज्य के हित में पार्टी की राजनीति के मुताबिक संतुलन के सधे कदमों के साथ आगे बढ़ेंगे। मसलन एनआरसी के मसले पर उन्होंने इस पर अपने भावी रुख का संकेत दे दिया है। उनका कहना है कि वे सीमांत जिलों में एनआरसी में शामिल 20% और अन्य इलाकों में 10% नामों का सत्यापन चाहते हैं। अगर नगण्य गलतियां पाई गईं तो मौजूदा एनआरसी का काम आगे बढ़ेगा। कोरोना महामारी और सालाना बाढ़ के संकट से निपटने को प्राथमिकता देने के साथ साथ उन्होंने असम के विद्रोही गुटों से शांति की अपील की ताकि राज्यों को देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल कराया जा सके। इसके समांतर भाजपा को यह भी अंदाजा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार के लिए कितने अहम हैं। अब देखना यह है कि इन चुनौतियों के बीच उनकी कार्यशैली क्या होती है और स्थानीयता की जटिलताओं के बीच एक समावेशी राजनीति का रास्ता वे कैसे तैयार कर पाते हैं। स्टॉप।